दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारी एसए की जो प्रेपरेशन है, एसए की वैसे प्रेपरेशन तो कुछ कह नहीं सकते कोई खास तरह की होती है। बस एसए का क्या है कि लिखने का एक तरीका होता है और किस तरह से अपने जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से अरेंज करना है। तो उसी को लेकर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि हमें अपना जो एसे है वो कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह के कुछ कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अभी एलाइट का एग्ज़ाम होना है 6 एंड 7 अगस्त को जो उन्होंने रखा है, तो उसके लिए मैं मेरा ये वीडियो है। तो और इस वीडियो में मैं जो ऐसे के ऊपर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ तो एलाइट के लिए तो काम आने वाला है और जो एचएएस के लिए आगे जो आप मेंस दोगे उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से जो मेजर जो बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली है उसको लेकर डिस्कस करूँगा। और हाँ, एक बात और है अभी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो ये डेट रखी गई है कि इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है इस टाइम कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे लगता है, जो मेरे पर्सनल व्यूज़ है वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि देखो, सबसे पहले कि शायद इस टाइम जो एग्ज़ाम हो रहा है, वैसे तो इस कोविड की वजह से जो बहुत तेज़ी से जो स्प्रेड हो रहा है वायरस और केसेस बढ़ रहा है, उसके उसके हिसाब से तो ये लगता है कि एग्ज़ाम शायद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर वाले स्टेट्स में रह रहे हैं, वहाँ वहाँ से उनको आना है। और यहाँ भी हिमाचल में जो सेंटर अलॉट किए गए हैं, क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच पाएंगे, उनका रहने का प्रबंध होगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था सही से होगी और वो कितने सेफ है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हो तो लगता है कि शायद एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बट दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग पेपर दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है मेंस का, शायद उन लोगों को अपनी जो एक एनर्जी होती है, जो आपकी एक जहाँ पे आप फोकस हो रखे हो, तो वो ये बात शायद उनको एक डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको शायद ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है वो 6 एंड 7 को होने वाला है। और देखिए, अभी सबसे बड़ा ज़रूरी आपके लिए है कि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखें और उसको सही जगह यूज़ करें। और सही जगह यूज़ करने का मतलब है कि जो आपने अब तक पढ़ा है उसको आप सही से रिवाइज करें और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आजकल आप ऐसे डिस्टर्ब रहे कि पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं होना चाहिए, और एकदम से 6 एंड 7 को एग्जाम भी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि जो टाइम है आपके पास, ये जो भी 7 8 10 15 दिन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखिए, अगर आप समझो बात, अगर एग्जाम करवा दिया कमीशन ने तो हम क्या कर पाएंगे? फिर इस पे केसेस हो गए, प्रोटेस्ट होगा और कुछ नोटिस जाएगा कमीशन को, तो उससे उससे आप लोगों को बेनिफिट तो मिल सकता है, बट हमें नहीं पता कब मिलेगा या क्या होगा। देखो, यहाँ पे सारा स्पेकुलेशन बेस्ड है, कुछ भी सर्टन नहीं है। तो आप एक बात मान के चलो कि एग्ज़ाम होगा, आपके हिसाब से होगा एग्ज़ाम, और उसके लिए तैयार रहो। और अगर ना हो तो अलग बात है, बट आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ये एंड के जो दिन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको अपनी एक जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उसको सही जगह लगाना है, उसको रखना है। तो अगर आपने इस टाइम अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, वैसे मेरा जो पर्सनल बिलीफ ये है कि वैसे एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो शायद उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी होगी और आजकल अपने आप को इन बातों में उलझा के अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है, अपना जो एक रिवीजन करने का सही वक्त था, वो आपका हाथ से निकल जाएगा और एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो भी जाएगा। और दूसरी बात ये भी, अगर एग्ज़ाम आपका ना भी हो जाए, मान लो 6 एंड 7 को ना भी हो जाए, तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। कि जिस रफ्तार से हम अभी तैयारी करते हैं, कि जब हमारे सामने बिल्कुल नज़दीक गोल होता है तो उस टाइम हमारी हर चीज़ तेज़ी से चलती है। तो शायद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके सामने गोल है कि और उसकी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए, कोविड की वजह से क्या है कि पिछले कई टाइम से इस तरह से आप बड़े अनसर्टन हो कि पेपर होगा नहीं होगा, कभी डेट आगे जा रही है, तो शायद पढ़ने का मन भी नहीं करता अगर आपके सामने कोई इतना नज़दीक गोल ना हो। तो इसलिए अपनी तैयारी करें, अपनी पूरी एनर्जी एग्ज़ाम पे लगाएं, और जो होगा वो बात की बात है, वो कमीशन के पास है, गवर्नमेंट के पास है, और जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं वो भी वो उनके हाथ में है। ठीक है जी। तो आप इस तरह से तैयारी करें। तो अब टॉपिक में आता हूँ कि जो हमारा ऐसे का जो तरीका है लिखने का वो किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, जैसे अब हम देखते हैं कि जो एलाइड में जो ऐसे आता है वो 300 350 और मैक्सिमम 400 वर्ड्स तक आप उसको लिख सकते हैं। अगर हम एच की बात करते हैं, वहाँ पे जो ऐसे है वो ज़्यादा बड़ा आता है, वहाँ पे कम से कम आपको 1000 1100 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो लिखने का तरीका क्या होगा, देखो डिफरेंस है दोनों में। अगर हम एलाइड के ऐसे की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश
जो आपका लैंग्वेज का पेपर है तो उसमें पूछा गया है ऐसे। तो यहाँ पे कोई ऐसे का अलग से एग्ज़ाम नहीं है। और जो अगर हम बात करें एचएएस की, वहाँ पे ऐसे का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। तो आप समझिए इस बात को कि शायद जो एलाइड वाला पेपर है, यहाँ पे आपकी ऐसे के साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है उसको जानने की कोशिश की जाएगी। आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करते हो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, और आप कैसी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, और आप अपनी बात को किस सीक्वेंस के साथ बोलते हैं, और आपके पास किस तरह का कंटेंट है, और आप कितनी कितनी अशुद्धियाँ करते हो, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी सरल और साफ, और जब आप लिखते हो उसमें कम से कम कटिंग्स हो, और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो पहली प्रायोरिटी इस पे दी जाएगी। और दूसरा कि आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, बट आप यहाँ पे ये ध्यान रखें लाइट के लिए कि यहाँ पे आपकी शायद जीएस चेक नहीं की जा रही है। जीएस जनरल स्टडी, आपकी जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके पास उस टॉपिक को लेकर, एक समझ है, वो चेक की जा रही है, साथ साथ में आपकी लैंग्वेज चेक की जा रही है। तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन देखें। अगर हम एचएस की बात करें, वहाँ पे क्या है कि पेपर होगा बिल्कुल अलग से होता है, सेपरेट पेपर होता है, और उसमें 2 ऐसे होते हैं 100 नंबर के। तो उन ऐसे में थोड़ा आपको डिटेल में लिखना होता है। तो वहाँ पे शायद लैंग्वेज के साथ साथ आपकी जो आंसर राइटिंग की जो एक स्किल्स है, उसके साथ साथ कंटेंट को भी चेक किया जाता है कि आप कितने अवेयर हो चीज़ों को लेकर, किस तरह से आप सोचते हो, क्या आपके सामने जो प्रॉब्लम रखी है उसके बारे में जानते हो, उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप देखते हो, और उसके बाद आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या सजेशन है, और किस तरह से आप अगर उस सिचुएशन में खुद रहोगे तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे। तो यहाँ पे आपकी एक ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी है, किसी भी मुद्दे को लेकर या किसी भी टॉपिक को, इशू को लेकर, उसके उसकी एक आपकी पर्सनैलिटी एक रिफ्लेक्शन होती है हमारे ऐसे के द्वारा। तो अब नेक्स्ट बात मैं जो कर रहा हूँ कि अब जो ऐसे को जो लिखने का जो तरीका है वो किस तरह का है। देखिए, सबसे पहले अगर मान लो कोई ऐसे पूछा जाता है आपको, वो हमेशा कोई ना कोई ब्रॉड एरिया को टच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी को लेकर हो सकता है कि हमारी गवर्निंग सिस्टम कैसा है, और दूसरा आता है हमेशा सोशल इशू को लेकर, सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और तीसरा आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, या तो टेररिज्म को लेकर चल रहा है, या तो कोई क्लाइमेट की प्रॉब्लम हो रही है, या ग्लोबलाइजेशन का कोई इशू है। तो इस तरह का कोई मेजर टॉपिक उठाया जाता है। और कई बार जो टॉपिक होता है वो कोटेशन बेस्ड भी होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज वेल्थ, तो उसके ऊपर आपको उस स्टेटमेंट को आपने इलाबोरेट करके लिखना है कि आपके इसके ऊपर क्या राय है। जैसे मान लो महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट है, इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एवरीबडी इज ग्रीड। तो अब देखो, नीड और ग्रीड के ऊपर है ये। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट की बात की गई है कि जो हमारा जो नेचर है हर एक आदमी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करता है, ज़रूरत के लिए। बट अगर आदमी अपनी ग्रीड पे आ जाए तो उसको हमेशा कम लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जब ऐसे लिखते हो कि आप ऐसा टॉपिक आइडेंटिफाई करें जिस टॉपिक के ऊपर आप एक जनरल से समझ रखते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, तो भी आपको मार्क्स मिलने के कम आसार रहता है। तो ऐसे का मतलब क्या है कि जनरल सी बात कर रहे हो। अगर मान लो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे आ गया, अब मान लो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ऐसे लिखने वाला है वो कोई साइंटिस्ट है, तो अब जो साइंटिस्ट लिखेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक लिखेगा। शायद जो आप ऐसे चेक करने वाला होगा उसका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाए उन चीज़ों को जानने में, और उसको शायद समझ भी नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक साइंटिस्ट है वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा से लिखा है, बट उसको ये नहीं पता वो कितना डेप्थ में लिख गया उस चीज़ को। ठीक है जी। और दूसरा ये हो सकता है कि एक एक बिल्कुल एक जिसको कुछ भी समझ नहीं होगी स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, वो बिल्कुल ही बेकार लिख के आए, वो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक जनरल टॉपिक ये है कि जो एक एक आम आदमी को तो नहीं बोल सकते कि जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या थोड़ा उससे ऊपर है तो उसको आसानी से समझ आ सके। अगर एक मान लो कि कोई ग्रेजुएट पढ़ रहा है उस चीज़ को, उस ऐसे को, तो उसको इजीली वो समझ आ सके, वो कनेक्ट कर पाए उस चीज़ को कि हाँ, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें ये ज़रूरत है, और इसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सके। तो वैसा हमारा ऐसा होना चाहिए। तो आप हमेशा उस टॉपिक को ऑप्ट करें कि जिसमें आप जनरल सी बात लिख सके, ना ही बहुत ही स्पेसिफिक जाए और ना ही बहुत बेकार से लिखें।
तो पहले आपकी ऐसे टॉपिक की सिलेक्शन इस बेस पर होगी, और उसके बाद आता है कि आप ऐसे कैसे स्टार्ट कर रहे हो, किस तरह से स्टार्ट कर रहे हो। अब ऐसे को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो सिंपल तरीका है कि आप सिंपल सी इंट्रोडक्शन लिख लो जी। जैसे मान लो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो आपको लगता है कि हाँ आप वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो तो सिंपल सी बात बोल रहे हो आप, कि आपने बोल दिया कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी वुमेन है और उनकी आज की डेट से ये कंडीशन है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ये स्टेप उठा रही है इनकी एम्पावरमेंट के लिए। वो तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। और दूसरा तरीका है आप कोई कोटेशन से स्टार्ट करें। जैसे मान लो कोई महात्मा गांधी ने बात करी होगी वुमेन को एम्पावरमेंट को लेकर, और स्वामी विवेकानंद ने की होगी, अब्दुल कलाम ने की होगी, किसी भी रिनाउंड आदमी ने, उनको कोट कर दो और उस कोटेशन के साथ आप लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि हम कई बार मानते हैं कि जैसे बोलते हैं कि अगर आप एक मेल को एक मेल को पढ़ाओगे तो शायद एक ही पढ़ा लिखा निकलेगा, अगर आप एक वुमेन को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो इस तरह से बथेरी सारी कोट्स है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, तो उन कोट्स के द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो तीसरा एक तरीका वो है कि आप कोई स्टोरी फॉर्म कर दो, 4-5 लाइन में अपनी स्टोरी एंड कर दो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सेवा करके एक एनजीओ है, तो वो सेवा जो एनजीओ है उसको स्टार्ट करने वाली इला भट्ट थी। अब आप इसमें क्या कर दो, एक बार थोड़ी सी स्टोरी लिख लो कि कोई लेडी थी, उस तरह उसने लेडी ने किसी तरह से गांव की जो गांव की या शहर की जो वुमेन्स थी उनको इकट्ठा किया और उनको कुछ हाथों से काम करना सिखाया, और इस तरह से काम करते करते वहाँ की जो वुमेन्स थी उनका एक प्रॉपर एनजीओ बना, उनका बैंक अकाउंट खुल गया, और आज की डेट से वो वुमेन ये सब कुछ कर रही है। और नीचे लिख लो कि ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं इला भट्ट थी। तो यहाँ पे स्टोरी हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो। और एक तरीका आपके पास ये है कि आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लो, हिस्ट्री में भी आप स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि हमारी जो इंडिया है वो इस तरह का एक कल्चर है, इस तरह की एक हमारी हिस्ट्री रही है, सिविलाइजेशन रही है कि जहाँ पे वुमेन को बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है और उनको एम्पावर होने का पूरा पूरा मौका दिया गया है। जैसे मान लो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक पीरियड में, जैसे गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, है ना, इस तरह से बहुत सारी स्कॉलर वुमेन रही है जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जांपल पेश किया है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग करने का तरीका। उसके बाद अगला तरीका आता है कि आप कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो पैराग्राफ का सीधा सीधा लिंक फर्स्ट पैराग्राफ का लिंक दूसरे के साथ होना चाहिए, दूसरे का तीसरे के साथ होना चाहिए। जैसे मान लो भी एक ऐसे है, अगर इस तरह से लिखने का आता है कि ऐसे आपको लिखना है न्यू इंडिया के ऊपर, तो अब देखिए, अब न्यू इंडिया है, मोदी की गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट का हमेशा टारगेट रहा है कि हमें एक नया भारत का उत्थान करना है, नया भारत बनाना है। तो अब उस न्यू इंडिया के ऊपर आपको सिर्फ सिर्फ वहाँ कुछ ये लिखा है कि कैसा चाहिए क्या चाहिए, सिर्फ बस ऐसे में सीधा लिखा है कि न्यू इंडिया। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप कोटेशन से लिख लो। अब कोटेशन किसकी लिख सकते हो आप, जैसे किसी फेमस जो पर्सनैलिटी है या कोई लीडर रहा होगा उनकी लिख लो, उनकी नहीं लिख लो तो मोदी जी की लिख लो। और जैसे मोदी ने लिखा है संकल्प से सिद्धि, है ना, हमारा जो भारत होगा न्यू इंडिया, तो उसको कोट कर दो, या मोदी की कोई फेमस स्कीम को कोट कर दो, राइट। तो अब उसके बाद अगर हम न्यू इंडिया, अब आ जाओ कि आपको किस तरह से अपने जो इन्फॉर्मेशन है कैसे अरेंज करोगे। देखिए, अगर आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, अगर आप खुद विजुलाइज करोगे चीज़ों को कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन दे दी ऊपर, या कोटेशन के साथ या स्टोरी के साथ दे दी, और या तो सिंपली डाटा फैक्ट के साथ दे दी। तो अब सबसे पहले देखिए कि आपको सीक्वेंस किस तरह से लगाना है। कि देखिए, अगर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा न्यू इंडिया है वहाँ का सबसे पहले जो किसान है, जो फार्मर है, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इतनी जो परसेंट पॉपुलेशन है जो कि इंगेज है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक ऐसा भारत चाहते हैं, एक नया भारत चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है, इतना बड़ा जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। और उसके बाद इसी के नीचे लिख लो कि गवर्नमेंट ने इनके लिए एक दो स्कीम लिख लो, उनके नाम लिख लो और उन स्कीम को अंडरलाइन कर दो। और जैसे आत्मनिर्भर की बात करते हैं उसको अंडरलाइन कर दो, और साथ ही साथ लिखो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 2022 तक इनकी जो किसान है उनकी इनकम को हमने डबल कर देना है। तो पहला एम्पावरमेंट की बात यहाँ पे हो गई इसकी न्यू इंडिया की। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो
नया भारत होगा उसके पास एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब नए भारत में हम ऐसा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसा यूथ, ऐसे वर्कफोर्स काम करने वाले लोग चाहते हैं जो स्किल्ड हो, जो ऐसे बेले ना घूमे, जिनके पास काम हो, राइट। तो उसके लिए भी लिख लो, स्किल इंडिया प्रोग्राम है और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। तो आपने अपने यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड को टारगेट कर दिया कि हाँ हमारे भारत में ऐसा होना चाहिए कुछ, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ पे नारी शक्ति हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन सेफ्टी हो, है ना। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स हो गई। तो ये वुमेन सेक्शन भी हिंदुस्तान का एक आपने लिख लिया। तो उसके बाद अब नीचे आ जाते, ऐसा भारत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे रहे, उस उनका साइंटिफिक टेम्पर अच्छा हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम बेनिफिट भी ले रहे होंगे। तो वहाँ पे लिख लो आप, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर दो, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर दो, राइट। तो इस तरह से जितनी भी साइंटिफिक जो बातें हैं, जो साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च है या डेवलपमेंट है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लो। उसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम है, 2022 तक हमने कहाँ लेके जाना है। तो एक ये हो गया। तो साइंटिफिक भी हो, साइंटिफिक जो साइंस की जो स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें देख लिया आपने, भारत यहाँ होना चाहिए। उसके बाद इंडिया हमेशा क्या चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, कि हम ऐसा भी नहीं करेंगे कभी कि अपनी ग्रोथ के, अपने डेवलपमेंट के चक्करों में जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत बड़े लेवल पर डिग्रेड कर देंगे, उसको भी नहीं करेंगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए क्या कर रहे हैं हम। और नए भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो टारगेट भी पूरा हो जाए कि जो हमने रखा है कि 2000 आई थिंक 22 तक हमने 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है उसका टारगेट हमने अचीव करना है, राइट। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा भारत बनना चाहते हैं कि जो हमारी नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए। तो उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं हमेशा। उसके लिए अपने फॉरेन जो अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे। उसके बाद एट द सेम टाइम इंडिया इज एस्पायर टू बी अ वर्ल्ड पावर। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए इंडिया को किस तरह से मूव करना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ की मेंबरशिप चाहिए हिंदुस्तान को। तो अब ये सारी बातें अगर हमने सीक्वेंस में डाल दी, तो अब देखिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को टच कर दिया, वुमेन को टच कर दिया, यूथ को टच कर दिया, साइंस टेक्नोलॉजी को टच कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टच कर दिया, राइट। और हमारे नेबरिंग रिलेशन को टच कर दिया। और उधर से हम इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करें हम क्या करने करने जा रहे हैं। और इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनना चाहते हैं हम, और दुनिया को कुछ सिखाना भी चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम एक ऐसा भारत चाहते हैं, तो ये एक सशक्त भारत हो जाएगा। तो अब इसके अंदर बहुत सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप लिख लोगे, और नीचे आप इसको कंक्लूड कर दो। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, कि कुछ चीज़ ऐसी भी है कि शायद जो इस न्यू इंडिया के लिए चैलेंज पैदा कर सकती है छोटी मोटी। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं हम, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो ये अपनी दो चार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिखनी है, और उसके बाद तुरंत उसका पॉजिटिव वे में सोल्यूशन दे दो, कि लोगों को आप किस तरह से तैयार करोगे, किस तरह से उनको स्किल दोगे, किस तरह से उनको एक सही मायने बताओ कि एक राष्ट्रवाद क्या है या देश की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। हर एक आदमी यहाँ पे जागरूक हो जाएगा। तो वहाँ पे अपनी अपनी बात को कंक्लूड भी कर दिया है। तो इस तरह से अगर ये 300 शब्दों में, तो आप मोटे मोटे तौर पर लिखिए। अगर आपको लिखना है एच के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा और एलाबोरेट करके लिख लें इस चीज़ को। तो ये ऐसे लिखने का एक तरीका है। तो सबसे पहले आप टॉपिक को, ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपके पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो, अच्छे कीवर्ड्स हो, अच्छे पॉइंट्स हो, और जिसका आप सीक्वेंस बना सकते हो इजीली। तो जैसे भी मैंने न्यू इंडिया की बात करी, तो यहाँ पे आप एकदम से अच्छे से एक सीक्वेंस बना सकते हो। तो और दूसरा टॉपिक मान लो जैसे बड़ा कॉमन टॉपिक है, वीमेन एम्पावरमेंट पे आ जाए, तो जैसे मैंने पहले बताया, या तो स्टोरी से स्टार्ट कर लो, या तो डाटा के साथ स्टार्ट कर लो, या तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे इस वुमेन एम्पावरमेंट को लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप हिस्टोरिकली लिख लो कि वुमेन टाइम टू टाइम कैसे एम्पावर हुई है, वैदिक पीरियड में क्या कंडीशन थी वुमेन की, कैसे वो एम्पावर हुई है। उसके बाद थोड़ी उनकी जो स्टेटस था वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर मिडिवल पीरियड में थोड़ा ख़राब हुआ। उसके बाद मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, किस तरह से वुमेन ने अपने आप को एम्पावर किया, पॉलिटिकल एरिया में आई, और जो सोशल कॉस्ट है उनके लिए लड़ी। और उसके बाद उनकी स्टेटस में क्या चेंजेस आए,
और उसको सीक्वेंस बनाते फिर आगे देखो कि आज़ादी के तुरंत बाद क्या स्टेटस रहा, और उसके बाद 70s में क्या रहा, उसके बाद अब किस दौर से वुमेन गुजर रही है ना, कितनी इम्पावर्ड है। और एक बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, इम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जो ग्रास रूट से इम्पावर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ऑलरेडी नेहरू के घर में पैदा हुई थी, फिर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो इंदिरा गांधी को हम नहीं बोल सकते कि एक सही एग्जाम्पल होगा वुमेन एम्पावरमेंट का। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो बिल्कुल नीचे से आकर ऊपर आ रहा है, अपना स्पेस बना रहा है। तो जिसके पास ऑलरेडी एक स्पेस है, शायद वो उसको तो नहीं एम्पावरमेंट बोलेगा। जो सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर या कहीं भी अपनी खुद की स्पेस बना रहा है, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। तो एक तो तरीका ये है कि आप हिस्ट्री के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। दूसरा तरीका आपके पास वुमेन एम्पावरमेंट का ये है कि जो अब की स्थिति है, आज़ादी के बाद वाली स्थिति ले लो कि अब देखो यहाँ पे भी क्या कर दो, आप एरिया अलग कर दो। वुमेन की सबसे पहले एक जो सोशल लाइफ है, एक फैमिली लाइफ है, वहाँ पे क्या क्या एम्पावरमेंट हुई है वुमेन को लेकर। तो अब सोशल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मान लो पहले जो चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड थी, जो उसका फिटासाइड होता था, उस पर रोक लगी है, वहाँ से आगे बात आई। फिर एजुकेशन के लिए बात हुई है, राइट। और उसके बाद बहुत सारे लॉस बने हैं, जैसे डाउरी के अगेंस्ट लॉ बना है, इसके अगेंस्ट लॉ बना है, वो सारी बातें लिख लो। उसके बाद आ जाओ सोसाइटी एंड फैमिली के बाद जो भी अब तक के लिए आ जाओ, चाहे बहुत सारे जितने भी एक्ट्स वगैरह आए उनकी उनकी डिस्कस कर लो। उसके बाद आ जाओ उनकी पॉलिटिकल लाइफ में वो कैसे चेंज आई है, चाहे आप महात्मा गांधी से स्टार्ट कर लो, है ना, वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आप, जो जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें किस तरह से वुमेन ने अपने आप को एम्पावर किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे मान लो पंचायती राज लेके आई, और वहाँ पे जो 33% रिजर्वेशन थी वो वुमेन के लिए दे दी, और अभी तो कहीं कहीं 50% भी है, जैसे बिहार में, हिमाचल में। तो ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आ जाओ, इकोनॉमी एस्पेक्ट में वुमेन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया में है, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बनाए जाते हैं। तो ये भी एक एम्पावरमेंट का है, जैसे एनजीओज वगैरह बड़े प्रमोट हुए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सेवा का, इला भट्ट वाला। तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ गया। और बिजनेस के देखो बहुत बड़े जो बिजनेस जो वुमेन्स है, उनके उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है इस टाइम, राइट। और उसके बाद स्पोर्ट्स की बात कर लो, वहाँ पे आ गई। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन की क्या स्पेस है, जैसे इंदिरा नोई है। तो इस तरह से बड़े सारी चीज़ें हैं। तो उस कंडीशन ये है कि आपके पास अच्छे कीवर्ड्स हो और आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। अब ऐसा भी नहीं, का सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो कल्पना चावला की बात आप पहले कर रहे हो, और जो वैदिक पीरियड में जो फेमस वुमेन थे उनकी बात बाद में कर रहे हो, तो वो सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस वाइज आप स्टार्ट कर लो। और अगर आप ब्रॉड कैटेगरी बनाते हो तो उसको भी सीक्वेंस लगा लो। पहले उनकी सोशल एंड फैमिली लाइफ पे आ जाओ, फिर उनकी पॉलिटिकल लाइफ आ जाओ, फिर उनकी इकोनॉमिक लाइफ पे आ जाओ, फिर उनकी बाहर की अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे एंटरटेन वर्ल्ड है, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्या है। और वहीं पे आप अपनी जो स्कीम्स है उनको फिट करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद उनको कंक्लूड कर दो। तो इस तरह से जो आपका ऐसे होगा वो एकदम से एक सीक्वेंस में जाना चाहिए। तो और एक चीज़ और है, ऐसे को लिखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप क्या कैसे समझते हो चीज़ों को। जैसे मान लो आजकल इंटरनेट के ऊपर भी ऐसे आ सकता है, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मान लो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, डाटा, ठीक है, हमारा कंप्यूटर। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। और उसी तरह से उसमें ऐड कर दो, ग्लोबलाइजेशन कर दो, साइबर क्राइम किस क्या क्या चीज़ है ना, इजी वे टू अर्न मनी हो गया। इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें आपके कीवर्ड्स जुड़ते जाते हैं, और आप सीक्वेंस में उनको लिखते जाओ। और आपकी जो बात है वो ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि कहीं से रटी रटाई आ रखी है। आप जो समझते हो उस तरह से आंसर लिखना, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दे, और बाद में आपका जो कंक्लूजन है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और आपके हमेशा सजेशन होने चाहिए उसके अंदर में। तो इस तरह से आप ऐसे की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे की कोई स्पेसिफिक तैयारी भी नहीं होती कि आप कोई बुक पढ़ो। ऐसे का मतलब है कि जो आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जो पढ़ा है, जो आपने जो सोशल इशूज जो देखे हैं, उनको ही आपने अरेंज करना है एक सिंपल भाषा में। और हाँ, आपकी जो कुछ कीवर्ड्स है वो अच्छे होने चाहिए, उसमें वो अच्छे लगने चाहिए, और जिनको आप एक दो चार को बीच में पैराग्राफ में अंडरलाइन भी करते रहे। और एक बात और है कि जब आप ऐसे लिखते हो उसमें पॉइंट में ना लिखे, उसकी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि ऐसे बने तीन तीन चार पैराग्राफ बने, तीन तीन चार चार लाइन के आपके पैराग्राफ होने चाहिए, और पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें उनको। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले आप
टॉपिक वो ऑप्ट करें जिस पे आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो और जिसका आप उस सीक्वेंस बना सकते हो। और दूसरा वही है कि आप अपने बात को किस तरह से सीक्वेंस में बता रहे हो। पहली बात ऐसा ना हो कि बाद में बोल रहे हो और बाद वाली बात पहले बोल रहे हो। और उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज जो बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी वोकैबुलरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी थोड़ी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए और आपकी अशुद्धियाँ कम होनी चाहिए और सिंपल भाषा होनी चाहिए और जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं जो आम जनता जानती है वो उसमें रहने चाहिए। और लास्ट बात, जो आप अपनी बात कंक्लूड कर रहे हो हमेशा कुछ सजेशन के साथ होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए और वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और फिर से दोबारा दूसरी वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।